एक के बाद एक भारत के शत्रु विदेशी भूमि पर मृत पाए जा रहे हैं और सबके पीछे कोई अननोन गनमैन है। The phrase unknown gunman is one of the top trending phrases right now on Indian social media. एक के बाद एक भारत के शत्रुओं द्वारा बनाए गए भारत को दहलाने के प्लान्स पकड़े जा रहे हैं। Arresting more than 12 persons in connection with a case relating to the ISIS and spreading terror. भारत इतना बैड एस रूथलेस कैसे बन रहा है? हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। कौन है ये अननोन गनमैन? क्या यह भारत की एजेंसी है? क्या भारत की एजेंसी में इतना सामर्थ्य है कि ऐसे बड़े ऑपरेशंस पुल ऑफ कर सके? और यदि ये सामर्थ्य है तो अभी तक ये सामर्थ्य क्यों नहीं दिखाई देता था? पूरी कहानी जानेंगे, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। क्या भारत का एटीट्यूड अपने हितों के लिए एक बैडएस रूथलेस देश का होता जा रहा है? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात कर रहे थे और बात करते करते बात गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पहुंची। अजीत डोवाल यूएसए के एनएसए जैक सुलिवन से बोले, पन्नू यूएसए का सिटीजन है और उस पर नकेल कसने का काम यूएसए का होना चाहिए, लेकिन यूएसए ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पन्नू सीआईए का एजेंट है। पन्नू जैसे आतंकी को यूएसए का एजेंट बता देना एक बैड एस स्टेटमेंट है, लेकिन इस प्रकार की असंख्य ही बैड एस स्टेटमेंट्स भारत बिना किसी लाग लपेट के दे चुका है, जिनके बारे में आगे चर्चा करने भी वाले हैं। अभी बात करते हैं पाकिस्तान में कुछ कोहराम मचा हुआ है उसकी। 25 दिसंबर की रात पाकिस्तान में जिहाद का गुरु के नाम से फेमस लश्कर के अब्दुल्ला शाहीन की अंतिम रात थी। अब्दुल्ला शाहीन गोश्त खाकर बाहर निकल रहा था, लेकिन कोई दूसरा उसका गोश्त बनाने की ताक में बैठा हुआ था। अब्दुल्ला शाहीन सड़क पर आया और तभी एक ट्रक जिसमें अज्ञात लोग बैठे हुए थे वो भी उसी सड़क पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स में वो ट्रक ओझल हो गया और अब्दुल्ला की रूह भी शरीर से ओझल हो चुकी थी। कौन था वो अननोन मैन? पता नहीं। 4 दिन पहले 22 दिसंबर को हाजी उमर गुल, जो कि लश्कर का फाइनेंसर था, वो रात को सोने जा रहा था, पर सोने जाने से पहले उसे लंबी नींद में सुला दिया गया। अननोन मैन अपना काम कर चुका था। हंजला अदनान, हाफिज सईद का मेन मैन। लोगों में डर का माहौल भरने के लिए यह नाम बहुत था। 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों पर एक आक्रमण होता है जिसमें 2 जवान बलिदानी हो जाते हैं और इस काम को करने वाला नावेद पकड़ा जाता है, जो टीवी कैमरा पर बोलता है, बहुत मजा आया बीएसएफ के जवानों को उड़ाने में। इस अटैक का जो मास्टरमाइंड था वो हंजला अदनान ही था। 6 दिसंबर को पाकिस्तान की गलियों में एक दिन हंजला निकला और फिर सीधा निकल ही गया। किसी अननोन गनमैन का ये पूरा काम था। 2 दिसंबर को लखबीर सिंह रोड, भिंडरनवाले का नेफ्यू, जिसने भारत में पंजाब में आतंक फैलाया हुआ था, वो खुद फैला हुआ मिला पाकिस्तान की गलियों में। 13 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर का क्लोज एड मौलाना रहीमुल्लाह तारिक, वो कहीं जा रहा था। एक बाइक पे सवार कोई आया, तारिक को उड़ाया और चला गया। मात्र 10 सेकंड में सब कुछ हो गया, इजी पीजी। लश्कर का एचआर यानी रिक्रूटमेंट सेल का हेड अकरम खान या अकरम गाजी खैबर पख्तूनवाला की सड़कों पर गोलियों से भुना मिला। कोई बाइक पर आया, भुट्टा भूनकर चला गया। 2018 में सुंजवान में भारतीय आर्मी के ऊपर एक आक्रमण हुआ जिसमें 7 भारतीय जवान बलिदानी हो गए। 2018 के इस अटैक का मास्टरमाइंड था ख्वाजा शाहिद, जिसे पूरा पाकिस्तान मियां मुजाहिद के नाम से जानता था। ख्वाजा शाहिद को अननोन मैन ने किडनैप किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसका धड़ और सर। 21 अक्टूबर को दाऊद मलिक, मसूद अजहर का क्लोज एड, लश्कर जब्बार का फाउंडर अननोन गनमैन बाइक पर आए और इसे उड़ाकर चले गए। 10 सेकंड का खेल था सारा। 2016 में भारत के पठानकोट में अटैक हुआ था और उस अटैक का मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ। 11 अक्टूबर को पाकिस्तान की गलियों में लतीफ का लतीफा बना दिया गया। जियाउर रहमान कराची के पार्क में खर्च हो गया। अननोन गनमैन बाइक पर आए थे, बंधे नोट का छुट्टा करा के चले गए। 8 सितंबर को अबू कासिम कश्मीरी, 1 अगस्त को सरदार हुसैन, 4 मार्च को सैयद नूर शालुबार,
20 फरवरी को बशीर अहमद पीर, 27 फरवरी को सैयद खालिद रजा, 14 फरवरी को अजाज अहमद अयंगर। 20 से ऊपर ऐसे आतंकी जिन्होंने किसी न किसी रूप में भारत में कोई एक्शन किया था पास्ट में, उन्हें चुन चुन कर अननोन गनमैन द्वारा उड़ाया जा रहा है। सभी ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मेट में समाप्त हुए। जिन लोगों से कभी भारत दहला करता था, आज वो लोग स्वयं दहले हुए हैं, इधर उधर छुप रहे हैं। पर क्या केवल ये पाकिस्तान में हो रहा है या बाकी के विश्व में भी भारत के शत्रु डरे हुए हैं? वो आगे देखते हैं। ये अननोन गनमैन कौन है, कहां से आता है, कौन भेजता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पर इतना अवश्य है कि ये भारत के शत्रुओं को चुन चुन कर मार रहा है, और ये केवल पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। 19 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में कुछ अज्ञात हमलावर ठोक कर चले गए। ये बंदा खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड था और सिख फॉर जस्टिस में भी इसका एक बड़ा रोल था। निज्जर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था भारत की लिस्ट में, और इसका नाम भारत ने कनाडा को दिया था 2018 में मोस्ट वांटेड लिस्ट के रूप में। यह बंदा बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंसेस देखा करता था। इस घटना के 4 दिन पहले यानी 15 जून को अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में मारा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे ब्लड कैंसर था, पर एक दूसरा एंगल यह भी आ रहा है कि खंडा को विष दिया गया था, जहर दिया गया था। यह बंदा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था, भारत की लिस्ट में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। इससे पहले 6 मई को परमजीत सिंह पंजवर, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, पाकिस्तान के लाहौर में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। 2 लोग इसे ठोक कर भाग गए। ये भी डेजिग्नेटेड लिस्ट में था और भारत में फेक करेंसी और ड्रग्स के धंधे से अपनी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड इकट्ठा करता था। इसके पहले 20 नवंबर 2022 को हैप्पी संघेड़ा इटली में मार दिया गया। उसके क्लोज एसोसिएट्स ने इसे हत्या बताया। कौन था ये संघेड़ा? एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो आईएसआई के लिए काम करता था। इससे पिछले ही दिन यानी 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह रिंधा, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो कि आईएसआई के लिए काम करता था, एनआईए ने जिस पर 10 लाख का प्राइज रखा हुआ था, ड्रग ओवरडोज से मारा गया। जब ये घटनाएं हो रही थी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों स्थानों की सिटीजनशिप है, वो अचानक से अनट्रेसेबल हो जाता है। अब ये काम कौन कर रहा है कोई नहीं जानता, पर भारत के शत्रु मारे जा रहे हैं और कनाडा के ऑफिशियल स्टैंड के अनुसार ये काम भारत की सरकार करवा रही है। Trudeau is accusing India, shockingly, of killing the Khalistani leader, Khalistani terrorist Nijjar. India, as Trudeau says, India is behind the killing of Nijjar at Sareed. इसके अलावा यूएसए ने भी नवंबर 2023 में भारत पर यही आरोप लगाए। शब्द प्रयोग था कि भारत अमेरिकन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है, और ये अमेरिकन सिटीजन था गुरपतवंत सिंह पन्नू। जब भारत पर इस प्रकार के एलिगेशंस लगे तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये कंसर्निंग है, और उधर से यूके से भी बयान आ गया कि वो कनाडा गवर्नमेंट के साथ टच में है। भारत पर दबाव बनाया जा रहा था हर ओर से, और भारत ने क्या किया इस दबाव के बाद? कनाडा के बयानों के बाद भारत ने कनाडा के लिए वीजा इशू करना बंद कर दिया और कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत से निकलने के लिए कह दिया गया। भारत का सीधे सीधे उत्तर था कि इन कार्यों के पीछे भारत का कोई हाथ नहीं है और कनाडा अपने देश में terrorists पाल रहा है। Well, the Indian government keeps repeating several things, that Canada is a safe haven for what India deems terrorist activity and that all of this is politically motivated. भारत कनाडा के विरुद्ध फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पहुंच गया शिकायत लेकर कि कनाडा भारत के शत्रुओं को पाल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी दबाव पर अजीत डोभाल ने सीधे सीधे उत्तर दिया कि हमें पता है पन्नू CIA का एजेंट है। अब इन बातों से एक चीज तो क्लियर है कि भारत किसी भी प्रेशर को अपने ऊपर नहीं ले रहा है, बल्कि प्रेशर डाले जाने पर डबल एग्रेशन से उसका उत्तर दे रहा है, और यही बात व्लादिमीर पुतिन ने भी कही। I cannot imagine Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. हालांकि ये सब क्लियर नहीं है कि ये काम कौन कर रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा
कि इस पर हम अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं देना चाहते। उसे सीधा सीधा डिनाई नहीं किया, तो सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी सीधा सीधा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर क्या भारत की एजेंसीज केपेबल हैं ये सब करने में? क्या भारत ने अपनी रक्षा के लिए कुछ कार्य किए हैं? वो आगे देखते हैं। 10 दिसंबर मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है पड़घा। बोरीवली के निकट इस गांव में कुछ अविस्मरणीय हुआ। अचानक से अंदर ही अंदर बिना किसी अनाउंसमेंट के इस गांव का नाम बदलकर पड़घा से अल शाम रख दिया गया। उसे अंदर ही अंदर एक आजाद मुल्क, एक स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया गया और उसे ISIS की भारत की राजधानी भी डिक्लेयर कर दिया गया। ये डिक्लेरेशन कोई समाचार पत्र के माध्यम से नहीं हुआ था, पर वहां के लोग ऐसा मानना शुरू कर चुके थे। 2011 के सेंसस के अनुसार 83% इस्लामिक हो चुके इस गांव में ISIS की रिक्रूटमेंट चल रही थी। पड़घा पुश्तैनी अमीर मुसलमानों का गांव है जो लोगों को ISIS ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो गरीबी वाला एंगल जो कोई भी आतंकियों के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, उसे पड़घा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अचानक से एक दिन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रेड मारती है। 44 लोकेशंस को तय किया जाता है जो कि पड़घा, पुणे, ठाणे, बेंगलोर की होती हैं और उन पर धावा बोल दिया जाता है। इस रेड में पड़घा से 15 लोग अरेस्ट किए जाते हैं, बाकी और कहीं से नहीं किए जाते हैं। यहां से 51 हमास के झंडों से लेकर भारत को दहला देने तक का सामान निकलता है। इनका प्लान था भारत में 40 से अधिक ड्रोन ब्लास्ट करने का। जो 15 लोग अरेस्ट हुए उनमें एक नाम था शाकिब नचान का। कौन है ये शाकिब नचान? 1991 में मुंबई में धमाके हुए, उसमें एक बड़ा रोल था जिसमें शाकिब को अरेस्ट किया गया था। 10 वर्ष की सजा काट के 2001 में बाहर निकला और 2003 में मुंबई में ट्रेन दहल गई। 14 लोग स्वर्गवासी हो गए, सैकड़ों घायल हुए। इस ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था? शाकिब नचान, जिसने ये करने के बाद स्वयं को सरेंडर कर दिया और 10 वर्ष के लिए फिर से जेल चला गया। 2017 में छूट के आया और अब भारत को फिर से दहला देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, भारत का सबसे बड़े टेरर अटैक करने के लिए। लेकिन NIA ने उसे निरस्त कर दिया। इससे पहले 17 सितंबर को भी ऐसी ही एक रेड NIA ने तमिलनाडु और तेलंगाना के 31 साइट्स पर मारी थी। वहां से भी ISIS से जुड़े हुए लोग मिले थे। काफी भारी मात्रा में कैश मिला था और भारत को दहलाने की प्लानिंग के प्रमाण भी मिले थे। जो लोग अरेस्ट हुए वो पहले कोयम्बटूर को दहला चुके थे। और ऐसी न्यूज का यदि संग्रह करें और उन्हें जोड़कर देखें तो 1500 से अधिक ISIS से जुड़े लोगों को अभी तक पिछले कुछ वर्षों में अरेस्ट किया जा चुका है। 23 नवंबर को मिजोरम में NIA ने 2400 किलोग्राम एक्सप्लोजिव की रिकवरी की, जो भारत को दहलाने के लिए लाया जा रहा था। और इसी प्रकार की अन्य न्यूज को कलेक्ट करके इन सब का टोटल करके देखें तो मात्र 3 वर्षों में NIA ने लगभग 3 लाख किलोग्राम एक्सप्लोजिव की रिकवरी की है, जो भारत को दहलाने के लिए आ रहे थे। इसके अलावा DRI ने 1476 करोड़ वर्थ का ड्रग्स 22 नवंबर को पकड़ा। और ऐसी न्यूज का अगर संग्रह करें और टोटल करें तो लगभग 7.25 लाख किलोग्राम ड्रग्स DRI ने भारत में पकड़ा है पिछले कुछ वर्षों में। 2 अक्टूबर को पुणे में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया। 22 नवंबर को 18 स्लीपर सेल्स कर्नाटक में पकड़े गए। और पिछले 8 वर्षों की ऐसी न्यूज को जोड़कर देखें तो 2000 से अधिक स्लीपर सेल पकड़े जाने की सूचना मिलती है। इस्लामिक टेररिज्म जो 2010-11 तक समूचे देश में देखने को मिलता था, कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई तो कभी जयपुर तो कभी दिल्ली तो कभी बेंगलोर, वो अब कश्मीर या बॉर्डरिंग एरियाज को छोड़कर और कहीं नहीं दिखाई देता। 1000 से अधिक आतंकी पकड़े गए LOC क्रॉस करते हुए पिछले कुछ वर्षों में। और पिछले कुछ समय में नक्सल अटैक्स भी 70% कम हुए हैं। तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस या एजेंसीज हर डिपार्टमेंट में तगड़ा काम कर रही हैं। ये भारत की शक्ति दिखाने के लिए बहुत है, लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये इसके अलावा भारत के स्टेटमेंट्स में भी दिख रही है। कैसे? तो अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 1971 की वॉर के समय UK और USA दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पर भारत इंदिरा जी के नेतृत्व में इन सभी के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान से लड़ा और बांग्लादेश बनाया। या फिर सभी बड़े देश भारत के न्यूक्लियर टेस्टिंग के अगेंस्ट थे।
पर भारत ने इन सभी के अगेंस्ट जाकर वाजपेयी जी के समय में ये टेस्ट कराए और एक न्यूक्लियर स्टेट भारत बन गया। और भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा लचर सी ही रही है। मतलब एक समय तो भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब हो गई थी कि भारत ने जाके सबके बीच में ये मान लिया था कि बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो भी चल रही है उसमें भारत का हाथ है। और आज भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ अलग ही लेवल पे दिखाई दे रही है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। Entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. और इस तरीके के स्टेटमेंट्स केवल जयशंकर ही नहीं दे रहे हैं, हरदीप पुरी हो। India will respond according to its supreme national interest. What we have a concern on is that if you want to make the transition from the current position to green energy, you have to survive the present. या डोवाल हो जो पन्नू को CIA एजेंट अमेरिकन काउंटर पार्ट के सामने बोल देते हैं। तो भाई भारत आज जो भी बोल रहा है वो अपने हितों को देखते हुए बोल रहा है, सीधे शब्दों में बोल रहा है, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है। पर क्या भारत हमेशा से ऐसा था? वो आगे देखते हैं। एक समय था जब भारत केवल अपने आप को गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड रखता था। इसमें अपने हित साधने का प्रयास तक नहीं करता था, बल्कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स ग्लोबल मुद्दों तक पर भारत के स्टैंड को निर्धारित करती थी। उदाहरण के रूप में 2013 में श्रीलंका में कॉमनवेल्थ समिट हुई, जिसमें अनेक देश आते हैं। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस समिट का विरोध किया, इसे बॉयकॉट किया। और ये बॉयकॉट भारत के इंटरेस्ट्स या भारत की साउथ ईस्ट एशिया में पोजीशन को देखते हुए नहीं किया गया था, इसके पीछे पॉलिटिक्स थी। 2013 में समिट हुई थी और 2014 में इलेक्शंस थे। तमिलनाडु की पार्टीज ये डिमांड कर रही थी कि भारत इस समिट में श्रीलंका ना जाए। इन पार्टियों का समर्थन प्राप्त करके सरकार चल रही थी। तो इंटरनल पॉलिटिक्स और 2014 के इलेक्शंस में वोट बैंक को ध्यान रखते हुए कॉमनवेल्थ समिट का ही बॉयकॉट कर दिया गया। और इसका नुकसान क्या हुआ? इससे भारत और श्रीलंका के बीच के जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए। इसका फायदा चीन ने उठा लिया और ये सब एक बार में नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद का रिकॉर्ड बताता है कि ऐसा कई बार हुआ, लगातार हुआ। तो भारत के स्टैंड को बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं और भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन की हालत में भी नहीं होता था और इस कारण खुलकर अपने हितों की बात तक नहीं कर पाता था। इसके अलावा कोई भारत पर ऐसा आरोप भी नहीं लगाता था कि भारत उनके देश में अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों को ठोक रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था कभी। इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती थी, जिन एजेंसीज को ब्रिटेन यहां से जाने से पहले खत्म करके गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सबसे सीनियर अफसर था कुर्बान अली खान, जो कि पाकिस्तान चला गया। हालत इतनी बुरी थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जम्मू कश्मीर का मानचित्र भी नहीं था। जब कश्मीर पर अटैक हुआ तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। 1947 से 1962 तक ऐसी ही हालत बनी रही और 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तब जाकर यूएसए की मदद से RANW को बनाया गया और इसकी संरचना इसलिए हुई ताकि चीन में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर की जा सके। 1971 के युद्ध में भी RANW का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 80 के दशक में कुछ हलचल हुई। खालिस्तान और कश्मीर मॉडल पर पाकिस्तान काम कर रहा था, जिसके उत्तर में राजीव गांधी ने 2 टीम बनाई। खालिस्तानियों द्वारा भारतीय सिटीज पर अटैक का उत्तर लाहौर और कराची में अटैक कर दिया गया इन टीमों के द्वारा। और पूर्व रॉ ऑफिसर बी रमन के 2002 के बयान के अनुसार इससे ISI का पंजाब में इंटरफेरेंस कम हुआ था। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए और रॉ के किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को पूर्णतः बंद कर दिया गया। इससे पहले नरसिम्हा राव रॉ के ईस्टर्न ऑपरेशंस को बंद कर चुके थे। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनको इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ऑफेंसिव एक्शंस लेने के लिए कहा इंटेलिजेंस का उपयोग करके, परंतु अटल जी ने इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला, ना हाँ ना ही ना।
और इसी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग के कारण जब 2001 में संसद पर हमला हुआ तो भारत के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई टूल मौजूद नहीं था। इसके बाद भारत में 26/11 होता है। रॉ भारत की सरकार को हाफिज सईद को उड़ाने का प्रस्ताव रखती है, परंतु तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि पाकिस्तान से ना वार्ता के माध्यम से ही इशू को रिजॉल्व करेंगे। 2010 में ही रॉ का चीफ बदल दिया जाता है और नए चीफ अधिकारियों को संदेश देते हैं कि अपने हाथ अपनी जेब में ही रखो, बेसिकली कोई एक्शन मत लो। 2014 तक यही चला। उस समय की एक पॉलिटिकल रैली में नरेंद्र मोदी का यह संवाद था कि सरकार में आने के बाद वो इंडियन इंटेलिजेंस की सर्विसेज का प्रयोग करेंगे भारत के शत्रुओं के विरुद्ध। क्या ऐसा हुआ? ये कोई नहीं जानता। केवल इतना कहा जा सकता है कि भारत के शत्रुओं को मारा जा रहा है, विदेशों में मारा जा रहा है और भारत कुछ बोल्ड और टफ स्टैंड ले रहा है जो भारत को बैडएस बनाते हैं। इस स्वरूप में आने के लिए भारत को कुछ चेंजेस करने पड़े। क्या है वो चेंजेस, वो आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न ये आता है कि भारत अपने हितों के लिए ये रूथलेस बैडएस अप्रोच कैसे इंप्लीमेंट करने लगा। एक समय भारत केवल नॉन अलाइंड पॉलिसी पर चलता था। पॉलिसी आज भी नॉन अलाइंड ही है, यानी भारत किसी खेमे में नहीं है, पर इस पॉलिसी के साथ भारत ने अपने हित जोड़ दिए हैं और उन हितों को प्राप्त करने के लिए कुछ चेंजेस आए हैं। पहला चेंज प्रैग्मेटिज्म, यानी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल होना। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन विवाद में भयंकर वेस्टर्न दबाव के उपरांत न्यूट्रल रहना और सस्ता रूसी तेल खरीदना, और इसी सब के उपरांत भी वेस्ट से संबंध अच्छे बनाए रखना और वेस्ट को ही वो तेल बेच देना। दूसरा चेंज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इग्नोर करना। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे मनमोहन सिंह जी के समय श्रीलंका से रिश्ते खराब कर लिए गए थे, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति जो यूपीए में सहायक भी थी वो ये चाहती थी। आज के भारत में अंदरूनी राजनीति के अनुसार भारत स्टैंड नहीं लेता, अंदरूनी हितों को देख कर लेता है। तीसरा, भारत का ग्लोबल साउथ के लिए की एडवोकेट के रूप में उभरना, बेसिकली विश्व भर में डेवलपिंग नेशंस की आवाज बनना। भारत इन देशों में आईटी सेंटर्स एस्टेब्लिश कर रहा है, ट्रेन सप्लाई कर रहा है, वैक्सीन दे रहा है और फैक्ट्रीज रिवाइव कर रहा है। चौथा, बढ़ती इकोनॉमी। कोरोना के बाद विश्व के सभी बड़े देश मंदी झेल रहे थे, बेहद कम ग्रोथ थी। वहीं भारत की जो लेटेस्ट ग्रोथ रेट आई है वो 7.8% आई है। विश्व को अपनी ग्रोथ के लिए भारत की आवश्यकता है। यही कारण है कि हाईएस्ट एफडीआई और एक्सपोर्ट के आंकड़े भारत के सामने आ रहे हैं। पांचवा, भारत का ग्लोबल इश्यूज में बड़ी आवाज बनना, जैसे कि हेल्थ, क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट। उदाहरण के लिए ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाना या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करना। भारत केवल इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बल्कि ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है। छठा, भारतीय जो बाहर काम करते हैं उनके लिए स्टैंड लेना और आपातकाल में अप्रवासी भारतीयों को आपदा क्षेत्र से निकाल कर लेकर आना। हालांकि ऐसे ऑपरेशंस कुछ मात्रा में पहले भी हुए थे, पर आज इन ऑपरेशन की संख्या और मार्केटिंग दोनों ही बढ़ गए हैं। ये कुछ चेंजेस हैं जिसके कारण भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है। विश्व के अनेक देश किसी ना किसी रूप में भारत पर आश्रित हुए हैं या फिर भारत से किसी ना किसी रूप में फायदा लेना चाहते हैं। भारत आज इतनी बड़ी मार्केट है कि उससे दुश्मनी करके आज किसी का फायदा नहीं हो सकता और इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर भारत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। भारत अपने फायदे के लिए स्टेप्स ले रहा है बिना किसी अन्य देश की परवाह करते हुए और तो और बिना अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की परवाह करते हुए। बाकी अननोन गनमैन के पीछे कौन है ये तो रहस्य ही है। आप क्या सोचते हैं भारत के इस नए बैड एस रूप के बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। सपोर्ट करिए हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो आप अवश्य देखिए, वो और अच्छा लगेगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।